जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल गैजियस के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये वीडियो का जो सेशन चल रहा है वो लुसेंट का इतिहास सेशन का हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। तो लास्ट क्लास हमने जहाँ पर छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखेंगे कि सैंधव सभ्यता में जो लोग वस्त्र का प्रयोग करते थे, है ना, वो जो कपड़ा पहनते थे, वो कपड़ा जो वस्त्र होता था वो किस चीज़ का हुआ करता था। तो वो जो कपड़ा पहनते थे वो ऊनी और सूती का हुआ करता था। ठीक है, याद रखेंगे, सूती और ऊनी। दूसरा चीज़ कि मनोरंजन, हर किसी के हर एक सभ्यता में क्या होता है कि कोई ना कोई मनोरंजन का साधन हुआ करता है। वर्तमान में हमारे यहाँ भी है, तो मोबाइल है ना, वीडियो गेम है, पबजी है, व्हाटएवर, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मनोरंजन का साधन यहाँ पर क्या होता था, तो यहाँ पर मनोरंजन का साधन होता था वो था शिकार, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, मुर्गियों को लड़ाना, है ना, मुर्गियों को या पशुओं को लड़ाना, जैसे सांडों को लड़ाना। आप देखते होंगे स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है ना, क्या होता है, वो लोग बुल फाइटिंग उसको हम लोग बोलते हैं, उस तरह का। तो ये सब मनोरंजन के साधन होते थे। वर्तमान में हमारे जो न्यूज़ चैनल के शाम को टाइम के अगर आप 5 बजे 6 बजे बैठेंगे तो देखेंगे न्यूज़ चैनल 2-4 मुर्गियों को लड़ाते रहते हैं, है ना। आगे देखेंगे कि इस तरह का ये क्या होता था कि मनोरंजन का साधन ये हुआ करता था। काले रंग के ये लोग क्या करते थे कि ये लोग काले रंग के जो पेंट करते थे, मतलब कि घड़ा होता था या बर्तन होता था, लाल मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। उस लाल रंग के जो मिट्टी पर वो लोग जो अलंकरण किया करते थे, अलंकरण मतलब डिजाइनिंग करना, अलंकरण जो करते थे वो काले रंग के किया करते थे। एकदम बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि लाल या काले रंग के जो मतलब के मृदभांड, है ना, लाल मृदभांड सभ्यता कब का था। ठीक है, तो बताएंगे लाल मृदभांड सभ्यता जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। तो अलग अलग समय में जो मृदभांड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए वर्ड है मृदभांड। मृदभांड जो होता है आपको किताब में या क्वेश्चन में दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। असल में मिट्टी के बर्तन को ही क्या बोलते हैं, मृदभांड बोलते हैं। तो हमने इजी वर्ड में लिख दिया, वहाँ पर आपको क्या हुआ कि मृदभांड शब्द दे देगा और आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर मृदभांड कहते हैं किसको है। ठीक है, तो यहाँ पर मृदभांड जो बोलते हैं वो हम लोग मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं। तो ये कैसा था, तो कलर इसका लाल हुआ करता था। ठीक है, और इसके ऊपर अलंकरण जो होता था वो कैसा होता था, तो काले रंग का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा कि क्या ये लोग तलवार से परिचित थे, तो बोलेंगे नहीं, ये लोग जो है हड़प्पा सभ्यतावासी जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे। या हो सकता है कि तलवार ना करके बल्कि वो बोल दे कि क्या वो हथियार से परिचित थे, है ना। क्या शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको बोल देगा क्या ये लोग हथियार से परिचित थे। तो हथियार क्या, तलवार भी हथियार ही होता है ना। तो या तो आपको सब पर आपको घुमाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए आपको हथियार दे देगा। आप तो यहाँ पढ़ लेंगे तलवार, दूसरे में पढ़ देंगे तलवार और वहाँ दे देगा हथियार। तो बोलेंगे बात एक ही है कि हथियार से या तलवार से वो लोग परिचित नहीं थे। हाँ, बल्कि क्या था कि वो लोग हथियार की जगह पर औजार से परिचित थे। किसका थे, ये आप बोल सकते हैं औजार, है ना। औजार मतलब टूल्स, तो वो टूल से यानी कि कोई चीज़ को मैकेनिक मतलब कि किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए रथ बनाना है तो रथ किससे बनेगा, किसी औजार से बनेगा, हथियार से तो बनेगा नहीं। हथियार तो युद्ध करने के लिए होता था ना। इसी प्रश्न पर आपको और आगे प्रश्न किया जा सकता है कि क्या वो लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे, तो बोलेंगे नहीं। और इसका वजह क्या है, ये नहीं जो जवाब आपने दिया वो क्यों दिया, वो सर इसलिए दिया कि चूंकि उनके पास हथियार जो है प्राप्त नहीं हुआ। तो जब हथियार प्राप्त नहीं हुआ तो इसका दूसरा मतलब ये है कि वो लोग झगड़ालू किस्म के या हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग नहीं हुआ करते थे। ये प्रमाण है उसका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि क्या वो लोग पर्दा प्रथा हुआ करता था। तो यस, पर्दा प्रथा भी प्रचलित था, है ना। पर्दा प्रथा समझते हैं कि घूंघट निकालना या नकाब बुर्का वगैरह आप आज के डेट में जानते हैं, है ना। वर्तमान में गांव देहात में अभी भी लोग पर्दा में रहते हैं, है ना, घूंघट निकालते हैं अपने बुजुर्गों के सामने। तो पर्दा प्रथा हुआ करता था। और क्या होता था, वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति मतलब होता है प्रोसिक्यूशन, है ना। तो महिलाएं लोग क्या करती थी, तो वैश्यवृत्ति करती थी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रचलित हुआ करता था। ठीक है, आगे देखेंगे कि लिखा हुआ शवों को क्या कहते थे। शवों को हम लोग या तो दफनाते थे या तो जलाते थे। यानी कि 2 प्रकार की प्रथा यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। असल में जो यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हैं, असल में इसको शवों के दाह के 2 तरीके हुए हैं। एक जो आप देख रहे हैं दफनाना, तो दफनाना मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं मुस्लिम जो होते हैं या फिर क्या नाम है क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शवों को मिट्टी के अंदर दफनाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, हड़प्पा नगर में, हड़प्पा सभ्यता तो खैर पढ़ रहे हैं लेकिन विशेषकर हड़प्पा नगर में दफनाने का, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या होता था, जलाने का काम किया जाता था। यानी कि 2 शहर, 2 अलग अलग जो नगर हैं, उन नगरों में शवों के साथ क्या होता था, अंत्योष्टि बोलते हैं कि अंत्योष्टि विधि क्या होता था। तो अंत्योष्टि विधि जो था वो दफनाना का था, जलाने का था। तो देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, दाह संस्कार, है ना। क्या बोलेंगे, दाह संस्कार जो था वो क्या होता था, वो देखेंगे कि देखिए जो दाह संस्कार होता था तो आंशिक दाह संस्कार, क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड आपका इस्तेमाल करेंगे वो होता है आंशिक दाह संस्कार।
तो आंशिक दाह संस्कार का मतलब ये होगा, और एक होगा आपका, एक तो हो गया आंशिक, दूसरा होगा पूर्ण दाह संस्कार। क्या होता है? पूर्ण दाह संस्कार, ठीक है। और एक होता था आपका अंत्योष्टि, एक और क्या बोलेंगे? अंत्योष्टि, ठीक है। तो देखिए ये तीन प्रकार के असल में दाह संस्कार, यानी कि किसी व्यक्ति को, है ना, जो कहते हैं उनका फ्यूनरल करना, वो 3 तरह का है। आंशिक दाह संस्कार क्या होता है? आंशिक दाह संस्कार में ये होता है कि जो शव होते हैं उसको क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, और जानवर जब उसको आके खाते हैं या पक्षी जब आगे खा करके उनके मांस को चले जाते हैं तो हड्डी वगैरह को दफना दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंशिक दाह संस्कार। दूसरे तरह का जो है वो पूर्ण दाह संस्कार, यानी दफनाने की विधि को हम लोग बोलते हैं पूर्ण दाह संस्कार, ठीक है। और अंत्योष्टि का मतलब होता है जलाना। तो अगर हड़प्पा सभ्यता से पीछे जाएंगे तो वहाँ पर भी यही सब मिलेगा, और यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं केवल, लेकिन असल में क्या है कि वो 3 है। अंत्योष्टि भी कहीं कहीं पर होता था, ठीक है, और पूर्ण दाह संस्कार और आंशिक दाह संस्कार भी होता था। तो वर्तमान में आप बताइए कि वर्तमान में वो कौन से लोग हैं जो आंशिक दाह संस्कार करते हैं, है ना। आप अपना कमेंट जो है अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और बताइएगा कि वर्तमान में पूर्ण दाह संस्कार तो आप समझ रहे हैं कि दफनाने मुसलमान और क्रिश्चियन दफनाते हैं, और अंत्योष्टि जो है हिंदू सभ्यता के लोग, हिंदू धर्म के लोग करते हैं। तो लेकिन ये आंशिक यानी कि शवों को खुले में छोड़ देना जानवरों के लिए, वो कौन करते हैं, ये वर्तमान में बताना आपको 2021 में कि ये लोग कौन ऐसा करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि इनका विनाश का कारण क्या था। तो इनका विनाश का जो कारण था, बेसिकली लोग मानते हैं कि बाढ़ था। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग विचार है। कोई कहते हैं कि इनका जो इनके साथ ये हुआ था कि कहीं पर कोई बोलते हैं जल गया था, है ना, किसी को मतलब क्या कहते हैं कि आग लग गया था, है ना, कोई बोलते भूकंप आ गया था। कोई अलग अलग जो है सो जगह पर अलग अलग विचार है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि टेराकोटा किसको कहते हैं। तो टेराकोटा जो होता है वो असल में मिट्टी के जो बर्तन जो पका करके जो मिट्टी जो बनाते हैं, है ना, पके हुए मिट्टी के बर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेराकोटा। आप देखेंगे वहाँ पर आपको टेराकोटा वगैरह भी शब्द आपको इतिहास की किताबों में मिलेगा। उसके बाद देखेंगे कि पूछेगा कि जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं। तो जुड़वा राजधानी जो है वो बोलते हैं हड़प्पा को, और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इस समय के जो लोग थे वो प्रकृति पूजक थे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा वृक्ष पूजा, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कर देगा? प्राकृतिक पूजा। तो वृक्ष क्या है ना, नेचर, यानी कि प्रकृति की पूजा करना, जैसे पीपल के पेड़ का पूजा करना, बरगद के पेड़ की पूजा करना, ठीक है। तो वर्तमान समय में भी हम लोग क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत सारी प्रचलित व्यवस्थाएँ थीं उन व्यवस्थाओं को हमने वर्तमान में भी अडॉप्ट किया। तो वृक्ष पूजा क्या करते थे और किन की पूजा करते थे? शिव पूजा। पिछले वीडियो के अनुसार आप समझेंगे कि शिव पूजा पशुपतिनाथ, है ना, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि बताइए पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो वो है आपका नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। तो ये है आपका शिव पूजा भी वो लोग क्या करते थे। अब जब बात पूजा की आ गई तो क्या कोई मंदिर भी वहाँ पर था? तो नहीं, कोई मंदिर, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, है ना। क्या मिला है? तो वहाँ से स्वास्तिक मिला है, ठीक है। स्वास्तिक वर्तमान सभ्यता में, हिंदू धर्म में हम लोग आज भी सभ्यता को क्या देखते हैं? स्वास्तिक को हम लोग इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। और ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये सूर्योपासना, है ना, सूर्य की आज भी जानते हैं, जो आपका छठ होता है तो छठ में सूर्योपासना किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो स्वास्तिक का इस्तेमाल करते थे वो एक शुभ चीज़ के लिए करते थे, और उसका क्या था कि सूर्योपासना के प्रतीक के रूप में वो सब होता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका समझ में आया। अब इधर देखेंगे कि यहाँ पर इसको विदेशी व्यापार देखने से पहले हम थोड़ा सा ये 3 लाइन देख लेते हैं कि इनके लिए जो विशेष सबसे इंपॉर्टेंट पशु इस समय कौन था, है ना। हड़प्पा वासियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पशु का नाम क्या है? जैसे पीछे में आपने जाना कि अनाज, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाज क्या था? तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनाज जो था वो था जौ, है ना, और गेहूँ। लेकिन अभी जो है कुबड़ वाला सांड है। मतलब पशु में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो पशु में सबसे इंपॉर्टेंट था वो कुबड़ वाला सांड। याद रखिएगा, सांड नहीं केवल कुबड़ वाला सांड। उसके बाद अगर पूछेगा कि बताइए कि इस समय का जो समाज था वो कैसा था, तो बताएंगे मातृ सत्तात्मक। चूँकि यहाँ पर जो भारी मात्रा में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो महिलाओं की ही मिली है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये समाज जो था कैसा था? मातृ सत्तात्मक। मातृ सत्तात्मक मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में, मतलब कि सबसे ऊपर स्तर पर कौन होती थी? महिलाएँ होती थी। जैसे आज के डेट में पुरुष हैं, यानी कि आपको जो पुरुष की जो स्वतंत्रता है उनके कंपेरिजन में महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन पहले महिलाओं की स्वतंत्रता ज़्यादा हुआ करता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। इसलिए हम उसको मातृ सत्तात्मक समाज कहते हैं, ठीक है। नगर की जो विशेषता थी वो 2 तरह से थे, एक था दुर्ग और एक था गढ़ी, है ना। नगर जो थे वो कैसे थे? 2 हिस्सों में थे, हैं, आपका दुर्ग और गढ़ी में, है ना। क्या होता था दुर्ग और गढ़ी, वो समझ लीजिए। जैसे मान लिया कि अगर आपका मोहनजोदड़ो है या कह लिए कालीबंगा है, तो ऐसे टीला के ऊपर एक मकान बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये देखिए ऊंचा उठा हुआ जगह है ना, तो ऊंचा उठा हुआ जो जगह है तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बना हुआ होगा तो ये क्या होगा कि आपका गढ़ी कहलाता है ना।
जो महल कह लीजिए, किलानुमा फोर्ट टाइप का बना हुआ रहेगा ऊंची जगह पर, तो गढ़ी बना हुआ है। और यहाँ पर जो है आम लोगों का मकान बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड नगर। और ये कहलाएगा ऊंचे टीले के ऊपर जो है, जैसे आज के डेट में आप देखिएगा जो डीएमएसपी का जो कोठी वगैरह होता है, क्या होता है, बहुत पॉश इलाके में, तो बहुत अच्छे जगह पर होता है, वेल सिक्योर्ड जगह पर होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वेल सिक्योर्ड जगह पर ऊंचे स्थान पर जो होगा वो गढ़ी कहलाएगा, और जो नगर होगा वो निचले स्तर पर होता है। बस यही होता है नगर में, है ना। बाकी नगर की व्यवस्थाएँ अलग बिल्कुल चैप्टर है, वो देखेंगे बाद में। लुसेंट में नहीं है, वो अदर क्लास में होता है। चूँकि मेरा टॉपिक लुसेंट है, तो लुसेंट के हिसाब से ही हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ी व्याख्या है उसकी। देखेंगे कि विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार जो इस समय हुआ करता था वो कहाँ से, जैसे आपसे क्वेश्चन कई बार कर चुका कि बताइए कि तांबा कहाँ से लाया जाता था, आपका चांदी कहाँ से लाता था, सोना कहाँ से आता था। तो इसको फिर से देख रहे हैं, कभी किसी एग्जाम में तांबा पूछेगा, किसी एग्जाम में चांदी पूछेगा, किसी एग्जाम में सोना टीना पूछेगा, कहाँ से आयात होते थे, कहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे, वो देखेंगे, ठीक है। तो विदेशी व्यापार में जो वस्तुएं थे वो है इस साइड है, और स्थान से मतलब कहाँ से आता था, आयात होता था। तो देखेंगे कि तांबा जो आता था वो कहाँ आता था, खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ के डेट में है, तो खेतड़ी आज के डेट में राजस्थान में है। तो उस समय भी राजस्थान से भरपूर मत सोचिए, आज से कब से 4000 साल पहले, 5000 साल से जो है सो राजस्थान के खेतड़ी के इलाके से तांबा हम लोग क्या करें, निकाल रहे हैं, और आज तक वहाँ पर निकाल रहे हैं। और वर्तमान 2021 में भी सबसे ज़्यादा उत्पादक जो जगह है तांबे का, वो अभी तक खेतड़ी है। तो तांबा जो है वो कहाँ से आता है, खेतड़ी से। तांबा बोलेगा विदेशी व्यापार, तो राजस्थान का खेतड़ी कहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कर्नाटक, सोना जो है कर्नाटक से मंगा, तो विदेश कहाँ से हो जाएगा। तो भाई ऐसा है, आज के हिसाब से मत पढ़िए, बल्कि आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ाई करना है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का आपको मैप हम बता के दिखाए थे कि आपका जो है सबसे नीचे का दायमाबाद है ना। तो दायमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नीचे का जो एरिया होगा, कर्नाटक का इलाका जो आज के डेट में, तो विदेश ना होगा जी। जैसे हमारे लिए जो सीमा क्या है, तमिलनाडु तक है, तो तमिलनाडु के नीचे जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारे लिए विदेश श्रीलंका होगा। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणम बिंदु है, महाराष्ट्र का दायमाबाद है। तो दायमाबाद के नीचे कर्नाटक है, तो कर्नाटक से उस समय अगर कोई चीज़ मंगाएं तो बोले ना कि विदेश से वो चीज़ आ रहा है। कॉमन सेंस लगाइए। उस समय के लिए हड़प्पा सभ्यता के लिए देश कौन था, तो वो अपना एक सीमा हम आपको बताएं पिछले वीडियो में, वो देखिएगा। यानी कि लास्ट कम से कम दक्षिणतम बिंदु तो आप जान ही गए, दक्षिणतम बिंदु था दायमाबाद। तो दायमाबाद के नीचे यानी महाराष्ट्र के नीचे जो एरिया होगा वो विदेश हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्तमान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करेंगे। तो तांबा आता था खेतड़ी से, जो कि एक विदेश था उस समय के लिए, और आता था बलूचिस्तान, पाकिस्तान का ही एक स्टेट है बलूचिस्तान। उसके बाद देखेंगे चांदी। तो चांदी जो आता था वो कहाँ से आता था, अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था। उसके बाद सोना कहाँ से आता था, तो सोना जो था वो कर्नाटक से। आपको भी आप KGF चैप्टर 1 देखे होंगे, है ना। तो उसमें जो है सो कोलार खान कहाँ है ना, कोलार तो आपका कर्नाटक में जो है सो खान है, सबसे ज़्यादा सोना वहीं से निकलता है, ठीक है। तो सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से आता था। उसके अलावा टीन कहाँ से आता था, तो अफगानिस्तान और ईरान से आता था। और उसके बाद सीसा कहाँ से आता था, ईरान से। देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ समझ में नहीं आया है ना कि कौन चीज़ कहाँ से आता, मतलब भूल गए अगर, चूँकि आप याद करें भूल गए, तो याद रखिएगा कि दो इलाका, एक आपका ईरान और एक आपका अफगानिस्तान, यही दो में से किसी एक क्षेत्र से आप मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला यहाँ पर हिसाब है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है ना, वो लोग वैदिक सभ्यता वगैरह देखेंगे, और जो भी होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए सभा को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।